तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी असली व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर, सड़कों और नदियों की सुरक्षा व इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारियों कंपनियों तथा उनके नौकरी पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश में कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों के किलेबंदी करने का इजाज़त नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्तियों का उपयोग करने या उसे इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूर से नहीं दबाया। वे कंपनियां की धमकियों का भी मात्र व्यापारिक कंपनियां उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि अंग्रेजी कंपनियां व्यापारियों की कंपनियां मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक की प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका ज्ञान और उनसे संपर्क का अभाव उनके लिए एक बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया एवं लैटिन अमेरिका में पश्चिम व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां की फौज एवं केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खां को मराठों के बराबर हमलों से तंग होना पड़ा एवं अंततोगत्वा में उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। तब 1756 से 67 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली खां वर्दी के उत्तराधिकारी एवं सैयदुल्ला सिराजउद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। शक्तिशाली फौज के अभाव ने विदेशी कंपनियों की जीत काफ़ी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं चिढ़ाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीतियों की जड़ें खोदी। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सअदत खां बुरहान उर्फ मुल्क था। उसने 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत निडर एवं कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बागवती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया और अपनी निजी सेनाएं गठित की, किले बनाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों पर सअदत खां को उसने लड़ना पड़ा। उसने अंधेरी गर्दी की खत्म किया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर भी उसे दूसरी सरकारों और जमींदारों को भी अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने
और देय रकम भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर असहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। सअदत खान ने अपनी 1727 में नई राजस्व बंदोबस्त रिव्यू सेटलमेंट किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हाल को बेहतर बनाया।